Dear students, good morning. Dear Part 1 Honors, Political Science. पिछले क्लास में मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में आप सभी को बता रहे थे। राजनीति के संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है और उसके जो विशेष लक्षण या विशेषताएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिसमें नंबर 4 जो है मार्क्स की राजनीति के वर्ग संघर्ष जो है वह केंद्र बिंदु है, उसके राजनीति का केंद्रीय तत्व है। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज राजनीति के संबंध में जो मार्क्स के पांचवा दृष्टिकोण है, यहाँ से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। राजनीति के प्रति मार्क्स का जो पांचवा दृष्टिकोण है वह है राज्य और शासन शोषण के यंत्र हैं। राज्य रूपी संगठन को और राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है दोनों को मार्क्स जो है शोषण के साधन मानते हैं, शोषण के यंत्र मानते हैं, शोषण की मशीन मानते हैं। यानी कि राज्य और शासन व्यवस्था कमज़ोर वर्गों का मार्क्स की नज़र में शोषण करते हैं। राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामान्य मत के बिल्कुल उल्टा है। जो राज्य के संबंध में जो सामान्य सोच है, सामान्य चेतना है और राज्य के प्रति जो मार्क्स का दृष्टिकोण है वह राज्य के सामान्य दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अलग है। प्लेटो, अरस्तु और अन्य विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है। ये सारे विद्वान जो हैं राज्य को नेचुरल और मोरल इंस्टीट्यूशन बताते हैं जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्ग आधारित संस्था मानता है, वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में
समाज के सदस्यों के बीच अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने हितों को लेकर कोई संघर्ष नहीं था। मार्क्स कहते हैं कि जब आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी, शुरुआती काल में जो समाज था वह आदिम साम्यवादी व्यवस्था का रूप थी। उसमें मनुष्य के हितों के लिए या मनुष्य के हितों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव नहीं था, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था। इसीलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने ज़रूरत के चीज़ों का प्रबंध जो है स्वयं कर लेता था और राज्य नामक संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध, जो समाज में बहुसंख्यक थे, उसमें यह स्वामी वर्ग उसके विरुद्ध अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए शक्ति का सहारा लेती थी। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और जेल, कारागार आदि की व्यवस्था की गई। ऐसा मार्क्स का विचार है। और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। ये पुलिस, सेना, न्यायालय और ये सारी जो व्यवस्थाएं थी और इसको जो चलाने वाले थे, वो जो शोषण करते थे उसके हितैषी थे, उसके समर्थक थे। और यहीं से राज्य नामक संस्था का जो है जन्म हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया, ऐसा मार्क्स का मानना है। राज्य का उदय मार्क्स के अनुसार वर्ग के कारण हुआ और राज्य संस्था जो है सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में विद्यमान रहा है और शोषक वर्ग के सहायता के लिए कार्य करती रही है। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और उसके द्वारा वे बहुसंख्यक किसान जनता का शोषण और उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपतियों का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग राज्य नामक संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स का स्पष्ट मानना है कि यह बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान के जो तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों के संबंध में भी सत्य है। यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शोषण तो होता ही था, आज के लोकतांत्रिक राज्यों में भी यह जो क्रम है चल रहा है, जारी है। और इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की वस्तु होती है। यदि राज्य का प्रतिनिधि संस्थाओं में कभी जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाए और यह संस्थाएं पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध कार्य करने लगे
तो पूंजीपति वर्ग इन संस्थाओं को बलपूर्वक नष्ट कर देते हैं। यानी कि अगर परिस्थिति बस इन संस्थाओं में राज्य रूपी जो संस्था है और उसके चलाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर उसमें उन जनप्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा हो जाए जो सर्वहारा वर्ग के हितैषी हैं और पूंजीपति वर्ग के विरोधी हैं, अगर उनके विरुद्ध वह काम करने लगते हैं तो यही पूंजीपति वर्ग अपनी ताकत लगाकर इन संस्थाओं को नष्ट कर देते हैं। और इन लोकतंत्रीय राज्यों में भी कानून का निर्माण जो है पूंजीपतियों के संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने की दृष्टि से ही होता है। इस प्रकार मार्क्स जो है एक पक्षरहित राज्य को एक पक्षीय संस्था मानता है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना नहीं बल्कि एक ऐसी वर्ग की रक्षा करना है जो उसके पोषक हैं। नंबर 6 जो राज्य और राजनीति के संबंध में मार्क्स का विचार है वह है लोकतांत्रिक पद्धति में अविश्वास और क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास। मार्क्स जो है जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जो डेमोक्रेटिक मेथड है, उसमें वह अविश्वास करता है, और जो क्रांतिकारी पद्धति है उसमें वह विश्वास करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पद्धति में अविश्वास मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व है, और यही तत्व जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण को उदारवादी दृष्टिकोण के नितांत ही भिन्न रखता है और विपरीत स्थिति प्रदान करता है। मार्क्स लोकतांत्रिक संस्थाओं को पैसों वाली की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है, और उनका विचार है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा जो है कदापि नहीं हो सकती। जो लोकतांत्रिक मेथड है उससे जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसके इंटरेस्ट में, उसके कल्याण में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स लोकतंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है, और इस कारण जो है उसके द्वारा अंतरिम काल में भी लोकतंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी राजनीति में विश्वास करता है। मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीपतियों द्वारा निरंतर शोषित होने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं आ जाती है, यानी मुसलसल उनका शोषण होने से श्रमिक वर्ग में इन सामंतियों के विरुद्ध, इन पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांतिकारी भावना का निर्माण हो जाता है। अतः पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करने की ऐतिहासिक जिम्मेवारी इसी वर्ग पर है, और श्रमिक वर्ग द्वारा साम्यवाद की संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर से स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहेगा। पूंजीपति वर्ग कभी भी अपनी इच्छा से संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर से अपना जो हक है, अपना जो मालिकाना रवैया है, अपना जो मालिकाना स्थिति है,
उसको त्यागना नहीं चाहेगा और इन साधनों पर उसका अधिकार समाप्त करने के लिए और उनका शोषण समाप्त करने के लिए बल और शक्ति का जो प्रयोग है वह करना ही पड़ेगा। मार्क्स ने अपने पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, मार्क्स और एंजल्स लिखते हैं कि मार्क्सवादियों को या साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घिरना है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति जो है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक जो है उन्मूलन करके ही, समाप्त करके ही किया जा सकता है। यानी कि अपने विचारों को छुपाने के बजाय साम्यवादी जो है स्पष्ट घोषणा करता है और स्पष्ट विचार रखता है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति जो है, जो साम्यवादी समाज की स्थापना है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना है और राज्य विहीन समाज की स्थापना है, वह उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर बलपूर्वक, उस व्यवस्था को बलपूर्वक समाप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। और मार्क्स जो है अपने दास कैपिटल में लिखते हैं कि पुराने समाज के स्थान पर नवीन समाज की स्थापना में बल की भूमिका दाई या नर्स जैसी है। ताकत को, बल को मार्क्स जो है दाई और नर्स की संज्ञा देते हैं। और मार्क्स का कथन है कि क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी चाहिए। श्रमिक वर्ग द्वारा चेतना जागृत कर और विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए। श्रमिक क्रांति की सफलता के लिए मार्क्स कहते हैं कि श्रमिकों की जो क्रांति है उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश के श्रमिक वर्ग के द्वारा समाज के जो अन्य सभी वर्गों को संघर्ष में अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। राजनीति के प्रति मार्क्स के जो 7वां विशेषता या लक्षण है वह है कि राजनीति मात्र एक साधन तथा क्रांति पूर्व और क्रांति बाद की राजनीति में अंतर। लेनिन जो है राजनीति को साधन के रूप में और विशेष रूप से नवीन संस्था की स्थापना के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत करता है। लेनिन राजनीति को 2 भागों में बांटता है। क्रांति पूर्व की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्री रेवोल्यूशन, और क्रांति के बाद की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशन। इनमें जो प्रथम अर्थात जो क्रांति के पूर्व की राजनीति है उसका जो ध्येय है मजदूर वर्ग द्वारा राज्य संस्था पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके अंतर्गत जो है मजदूर वर्ग द्वारा राज्य नामक संस्था पर नियंत्रण करना है ताकि जो संघर्षरत वर्गों में राज्य रूपी जो यंत्र मजदूर वर्ग के नियंत्रण में आ जाए, ताकि जो श्रमिक वर्ग जो है इसका जो उपयोग है समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, पूंजीवादी तत्वों के दमन और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना आदि के लिए कर सके। क्रांति के बाद की राजनीति समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने, सुदृढ़ करने और साम्यवाद की स्थापना से प्रेरित होगी। अब राजनीति का उपयोग जो है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति और वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है।
इसके संबंध में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राचीन यूनानी चिंतन और भारतीय विद्वान कौटिल्य के चिंतन में राजनीति और राजधर्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन जो मार्क्सवादी चिंतन में राजनीति जो है एक साधन से अधिक कोई महत्व नहीं रखता है। यानी वेस्टर्न थिंकिंग जो है और इंडियन थिंकिंग जो है, जो कौटिल्य का विचार है कि राजधर्म जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजनीति को वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं वह काफ़ी महत्व देते हैं, लेकिन जो मार्क्सवादी हैं वह राजनीति को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं, जिसका साध्य जो है और जिसका जो उद्देश्य है मध्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना है। राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की भी कई कारणों से आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। आलोचकों के अनुसार वर्ग संघर्ष राजनीति का जो है केंद्रीय तत्व नहीं है। धर्म, सत्ता के लिए संघर्ष और शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आदि तत्वों ने राजनीति में वर्ग संघर्ष की अपेक्षा अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। राज्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी स्वीकार करने योग्य नहीं समझा जाता है। राजनीति में सामान्य विचार यही है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र नहीं बल्कि मानव जीवन को अव्यवस्था के दलदल से निकालकर व्यवस्था उत्पन्न करने में संलग्न ऐसी शाश्वत संस्थाओं से है जिनका उद्देश्य जो है मानव जीवन की श्रेष्ठता और मानव जीवन के कल्याण के लिए उत्तरोत्तर प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक प्रमुख विचार है कि हिंसा और बल प्रयोग की पद्धति और बल प्रयोग द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि हिंसा और बल प्रयोग की पद्धति को अपनाने पर पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और साम्यवाद न होकर ऐसी अराजकता हो सकता है जिसमें साम्यवादी आदर्शों से असंबद्ध कोई निरंकुशवाद निकले। पोपर का तो कहना है कि व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद का संभवतः सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। यानी कि मार्क्स के जो हिंसा और क्रांति की जो अवधारणा है वह किसी भी परिस्थिति में और किसी भी काल में व्यवहारिक नहीं हो सकती है। वह हमेशा अव्यवहारिक ही प्रतीत होती है, क्योंकि समाज जो है शांति और विकास चाहता है और शांति और विकास जो है वह शांतिपूर्णमय तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती है। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है और उसके पश्चात साम्यवादी समाज की स्थापना का जो स्वप्न है वह उसकी जो प्रक्रिया है वह कभी भी समाप्त होने वाली प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि हिंसा क्रांति के आधार पर अस्थायी रूप से शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। क्षणिक रूप से हो सकता है कि शांति स्थापित हो जाए, लेकिन लंबी अवधि के लिए यह कभी अस्थायी
नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से मार्क्स के राजनीतिक संबंधी जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना की जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर एक बार रूबरू होंगे। धन्यवाद।